हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो आज हम करेंगे टेस्ट जो है जो हम टेस्ट किए थे उसका 51 नंबर से, क्योंकि हमने 50 क्वेश्चन कर रखा था। तो अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो ज़रूर जाके देखिए। चलिए हम टेस्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। और टेस्ट को टेस्ट के तरीके से करिए। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, और कोई भी क्वेरीज हो यू कैन आस्क ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम पे आप पूछ भी सकते हैं। तो 51 नंबर का क्वेश्चन है, यूनिफाइड लेडिंग इंटरफेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसका उद्देश्य भारत के ऋण क्षेत्र को उसी तरह बदलना है जिस तरह यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने भुगतान क्षेत्र को बदल दिया है। इसमें प्लग एंड प्ले प्रणाली है, जिसके लिए उधारकर्ताओं से विस्तृत दस्तावेजीकरण की आवश्यकता होती है। यह ऋण प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए ग्राहक डेटा तक सहमति आधारित डिजिटल पहुंच प्रदान करता है। यूपीआई और नई जैम ट्रिनिटी का एक हिस्सा है। कौन सा कथन सही है? तो इसमें दूसरा सही है। इसमें प्लग प्लग एंड प्ले प्रणाली है, जिसके लिए उधारकर्ताओं से विस्तृत दस्तावेजीकरण की आवश्यकता होती है। ये गलत है। तो क्या होता है ये, इसके बारे में जाने। तो आपको पता होगा, हाल ही में जो है डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती हुई प्रौद्योगिकी पर एक वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया था। और इस सम्मेलन में आरबीआई गवर्नर ने घोषणा की कि केंद्रीय बैंक जल्द ही पूरे भारत में यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस शुरू करेंगे। इसका उद्देश्य है ऋण क्षेत्र में उसी तरह बदलाव लाना जिस तरह यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने भुगतान प्रणाली में क्रांति दी है। ठीक है, और निम्नलिखित शहरों पर विचार करें। पलक्कड़, आगरा, गया, जहीराबाद। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम उपर्युक्त सूचीबद्ध शहरों में से कितने से होकर गुजरेगा? 1, 2, 3 या सभी में से? तो इन सभी से होकर गुजरेगा। एक बार इसको देख लीजिएगा, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम। तो ये आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम को के तहत 12 नई परियोजनाओं को प्रस्ताव मंजूरी दी थी। प्रायः सुर्खियों में रहने वाला शब्द पीजो इलेक्ट्रिसिटी किससे संबंधित है? नवीकरणीय ऊर्जा से, और यांत्रिक तनाव के माध्यम से विद्युत धारा उत्पादन से, अर्धचालक पदार्थ से, परमाणु ऊर्जा उत्पादन से। तो ये संबंधित है यांत्रिक तनाव के माध्यम से विद्युत धारा उत्पादन में। नेक्स्ट है 54, मानकीकृत वर्षा सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? इसका उपयोग भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा पूरे भारत में वर्षा और सूखे की स्थिति के रुझान का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। इसकी गणना उस अवधि के लिए दीर्घकालिक औसत वर्षा के रूप में की जाती है। कौन सा कथन सही? 1, 2, 1, 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। ये केवल पहला सही है। इसका उपयोग भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा पूरे भारत में वर्षा और सूखे की स्थिति रुझान का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। इसी गणना उस अवधि के लिए दीर्घकालिक औसत वर्षा के रूप में की जाती है। तो ये गलत है, क्योंकि इसकी गणना उस अवधि की प्रेक्षित वर्षा और दीर्घकालिक औसत के बीच के अंतर को वर्षा के दीर्घकालिक मानक विचरण से विभाजित करने के लिए की जाती है। केवल पहला सही है, 1। नेक्स्ट है INS अरिघात के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। यह अरिहंत श्रेणी की दूसरी शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर पनडुब्बी है। इसका निर्माण गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा किया गया। 1, 2, 1, 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। केवल पहला सही है। यह अरिहंत श्रेणी की दूसरी शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर पनडुब्बी है। इसका निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है। तो ये गलत है। किससे किया जाता है? ये शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापत्तनम है इसका। और नेक्स्ट है, प्राय सुर्खियों में रहने वाला प्रोजेक्ट नमन संबंधित है। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने से, रक्षा पेंशन भोगियों, सेवानिवृत्ति सैनिकों को सेवाएं प्रदान करने से, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता में वृद्धि करने से, साइबर सुरक्षा उपायों को मजबूत करने से। तो ये है रक्षा पेंशन भोगियों और सेवानिवृत्त सैनिकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए। बताओ ने तरंग शक्ति है, खान केस्ट है और शक्ति है। तरंग शक्ति भागीदार देश है भारत फ्रांस, और खान केस्ट है भारत मंगोलिया, शक्ति है भारत मलेशिया। तो पहला तरंग शक्ति है जो भारतीय वायुसेना के द्वारा होता है।
और इसमें न कि फ्रांस इसमें है, तो ये गलत है। और खान क्रेस्ट जो है ये जो है सही है, ये भारत मंगोलिया के बीच होता है। और शक्ति जो है ये सैन्य अभ्यास इसके बीच होता है, भारत और फ्रांस के बीच, गलत है। तो केवल एक ही सही है, वो भी दूसरा ऑप्शन बी। नैनो माइंड प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? यह मुख्यतः कृषि अनुप्रयोगों पर केंद्रित है। यह मस्तिष्क की गतिविधियों को नियंत्रित करने और उनका अध्ययन करने के लिए नैनो स्तर पर चुंबकीय और आनुवंशिकी आनुवंशिक उपकरणों का उपयोग करता है। इसे ऑप्टिकल विधियों से कंप्यूटर मेमोरी भंडारण में सुधार करने के लिए विकसित किया गया था। तंत्रिका विज्ञान संबंधी अनुसंधान में इसका कोई व्यावहारिक अनुप्रयोग नहीं है तथा यह पूरी तरह से सैद्धांतिक है। यह हो जाएगा बी। यह मस्तिष्क की गतिविधियों को नियंत्रित करने और उनका अध्ययन करने के लिए नैनो स्तर के चुंबकीय और आनुवंशिक उपकरणों का उपयोग करता है। कथन एक है, शाश्वत बांड एक प्रकार की ऋण प्रतिभूति है जिसके तहत अनिश्चित काल तक ब्याज का भुगतान होता रहता है। दूसरा कथन है, पारंपरिक बॉन्ड के समान ही शाश्वत बांड जो है की भी एक निश्चित परिपक्वता तिथि होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? एक दो दोनों सही, दो एक की व्याख्या करता है। एक दो दोनों सही बट दो की एक की व्याख्या नहीं करता। एक सही है, दूसरा गलत है। एक गलत है, दूसरा सही है। तो ये जो है पहला तो सही है, शाश्वत बांड एक प्रकार का ऋण प्रतिभूति है, इसके तहत अनिश्चित काल तक ब्याज का भुगतान होता रहता है। दूसरा गलत है, पारंपरिक बॉन्ड के समान ही शाश्वत बांड भी एक निश्चित परिपक्वता तिथि होती है, इसकी कोई तिथि नहीं होती है, गलत है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, गोमती नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर बहती है? मणिपुर, असम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश। गोमती जो नदी है गोमती नहीं है, गोमती है और ये बहती है त्रिपुरा से। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हुलाक गिब्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिमी भारत में पाए जाते हैं। यह भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची वन में सूचीबद्ध है। एक सही है, दो सही है, दो दोनों सही है, ना तो एक ना तो दो सही है। तो पहला, ये मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत में पाए जाते हैं, ये गलत है। ये पूर्वोत्तर भारत, बांग्लादेश में, हमारा दक्षिण चीन के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, दूसरा सही है। ऑप्शन बी है। 62 है, ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका उद्देश्य भारत में डीजल चालित हार्बर टगों को शून्य उत्सर्जन वाले विकल्पों में प्रतिस्थापन करना है। वह 2030 तक भारतीय प्रमुख बंदरगाहों पर भी सभी टगों की हरित प्रौद्योगिकी बनाने की उम्मीद है। एक है, दो तीन, एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो सही। पहला सही है, इसका उद्देश्य भारत में डीजल चालित हार्बर टगों को शून्य उत्सर्जन वाले विकल्पों पर प्रतिस्थापन करना है। वर्ष 2030 तक, तो ये 2040 तक है, ना कि प्रमुख बंदरगाहों पर सभी टगों के हरित प्रौद्योगिकी अपनाने की उम्मीद है, तो गलत है, केवल एक सही है। नेक्स्ट है 63, राज्यों के बीच उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई भारतीय गुणवत्ता परिषद सुराज्य रिकॉग्निशन एंड रैंकिंग फ्रेमवर्क के निम्नलिखित में से कौन से स्तंभ है? शिक्षा, स्वास्थ्य, समृद्धि, सुशासन। तो चारों है, ऑप्शन सी। हाल ही में सुर्खियों में रहने वाली कैरी ट्रेड रणनीति किससे संबंधित है? क्रिप्टो करेंसी में पुनर्निवेश से, विदेशी मुद्रा व्यापार, दीर्घकालिक स्टॉक निवेश से, कम ब्याज दर वाले देशों में उधार लेने से। तो ये है कम ब्याज दर वाले देशों में उधार लेने से, कैरी ट्रेड। और ये हाल ही में सुर्खियों में रही कलसा बंडूरी परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया जा रहा है? जुआरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, महादाई। तो ये है महादाई। कहाँ है नदी? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है, प्रतिरक्षा के संदर्भ में हाल ही में सुर्खी में रहा गौरव है। गौरव क्या है? एक खोज और बचाव ड्रोन, एक हाइपरसोनिक मिसाइल, एक लंबी दूरी का ग्लाइड बम, एक नौसैनिक युद्धपोत। तो ये है एक लंबी दूरी का ग्लाइड बम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार करना है। स्वामी श्रद्धानंद है, लेखराम है, लाला हर्षराज है। उपर्युक्त आर्य समाजियों में से कितने आंग्ल वैदिक शिक्षा के विरोधी थे? एक, दो, तीन या कोई नहीं? तो
देखिए, आर्य समाज आंदोलन पश्चिमी प्रभाव की प्रतिक्रिया का परिणाम था, तो पता ही होगा। इसका संस्थापक दयानंद सरस्वती थे और इसके बाद 1833 में दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद आर्य समाज बिखरने लगा था, तो आर्य समाज और इसकी गतिविधियों को संगठित करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयास 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसाइटी की स्थापना थी। उसी वर्ष आर्य समाज में एक स्कूल खोला गया और इसका प्रधानाध्यापक लाला हंसराज को बनाया गया था। हालांकि आर्य समाज के कुछ नेता आंग्ल वैदिक शिक्षा के विरोधी थे। इन नेताओं में मुंशी राम, जिन्हें स्वामी श्रद्धानंद कहते थे, ये थे, और गुरुदत्त लेखराम थे, और मतलब ये थे। ये तो संस्थापक थे, तो ये नहीं थे। तो ये दो हैं ऑप्शन बी। साधारण ब्रह्म समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनकी शुरुआत केशव चंद्र सेन ने की थी। इसने परम सत्ता में विश्वास के सिद्धांतों और वेदों के त्रुटि रहित होने की मान्यता को स्वीकार किया। एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। 1878 में पता हुआ केशव चंद्र सेन के नाराज अनुयायियों ने एक नया संगठन ब्रह्म समाज का गठन किया था। तो ये तो है नहीं। और इसमें परम सत्ता में विश्वास सिद्धांतों और वेदों की त्रुटि रहित होने की मान्यता को स्वीकार किया। ये गलत है। इसमें कोई भी शास्त्र या व्यक्ति त्रुटि रहित नहीं है। ये तर्क, सत्य और नैतिकता को स्वीकार करता था। तो ये नहीं है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन वेदांत के एकेश्वरवादी आदर्शों का प्रचार करने वाले संगठन आत्मीय सभा सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स के संबंध है? बाल गंगाधर तिलक, देवेंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये थे राजा राम मोहन राय। देवबंद आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देवबंद आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य भारत में मुसलमानों के बीच पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देना था। देवबंद स्कूल में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन का स्वागत किया गया। स्कूल ने सैयद अहमद खां के संगठन मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल एसोसिएशन के सिद्धांतों और मान्यताओं का विरोध किया। एक सही है, दो सही है, सभी तीनों सही है, कोई सही नहीं है। तो पहला गलत है। देवबंद आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य भारत मुसलमानों के बीच पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देना, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। ये गलत है, बाकी ये दोनों सही है। ऑप्शन बी। और भारतीय इतिहास में 10 मई 1857 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मंगल पांडे ने बैरकपुर में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के 2 ब्रिटिश अधिकारियों को घायल कर दिया। मेरठ में 1857 विद्रोह की शुरुआत हुई। बहादुर शाह जफर को भारत का नया मुगल सम्राट घोषित किया गया और दिल्ली ब्रिटिश साम्राज्य के विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया। तो ये था मेरठ में 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी। सेवा सदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। सेवा सदन की स्थापना रामाबाई रनाडे ने की थी। इसका उद्देश्य जाति व्यवस्था और सामाजिक आर्थिक असमानताओं का पूर्ण उन्मूलन करना था। तो पहला तो सही है, सेवा सदन की स्थापना रमाबाई रनाडे ने किया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका प्राथमिक उद्देश्य जाति व्यवस्था या सामाजिक आर्थिक असमानताओं का पूर्ण उन्मूलन शामिल नहीं था। ये नहीं था। यह संगठन महिलाओं कल्याण संबंधित व्यवहारिक मुद्दों जैसे कि शिक्षा, वंचित या जरूरतमंद महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करना था। रहनुमाई महजा यासनान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बॉम्बे में स्थापित एक पारसी सुधार सभा थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य पारसी धर्म को उनकी मौलिक शुद्धता में पुनर्स्थापित करना था। इस सभा ने शिक्षा को बढ़ावा देने और पर्दा प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो तीनों ही बातें सही है, ऑप्शन सी। आर्य समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने यह स्वीकार किया कि भौतिक जगत एक भ्रम माया है। इसने हिंदू समाज में मूर्ति पूजा और बहुदेववाद का समर्थन किया। समाज ने लोगों को ईसाई और इस्लाम से हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया। तो ये है केवल तीसरा सही। बाकी इसने स्वीकार किया कि भौतिक जगत भ्रम है, तो ये गलत है। और इसने हिंदू समाज में मूर्ति पूजा बहुदेववाद का समर्थन किया, तो नहीं। और इसने समाज, ये केवल तीसरा सही है। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में है। कानपुर में ब्रिटिश अधिकारी सर ह्यू रोज था। झांसी में सर कॉलिन कैंपबेल, दिल्ली में जॉन निकोलसन। कितने युग में सम्मिलित हैं? देखिए, इसमें पहला जो है गलत है, क्योंकि कानपुर में सर ह्यू व्हीलर और सर कॉलिन कैंपबेल था। गलत है। झांसी में जो था, झांसी में हीरोज था, तो ये गलत है।
और दिल्ली में जॉन निकोल्स था केवल तीसरा सही है, मतलब ऑप्शन 1। ये है आंदोलन संगठन और नेता। अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम थे। अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खां थे। फराजी आंदोलन टीटू मीर थे। तो अहमदिया मिर्जापुर गुलाम थे, सही है। अलीगढ़ में सैयद अहमद खां थे। फराजी जीरो मीर नहीं थे। फराजी में कौन थे? फराजी आंदोलन शरीयत उल्लाह ने ऐसे नेतृत्व किया था। तो ये केवल बी सही है। अकाली आंदोलन के संदर्भ में भी कथन विचार कीजिए। अकाली आंदोलन एक क्षेत्रीय और सांप्रदायिक आंदोलन था। ये सिख गुरुद्वारा में उदासी महंतों के वंशानुगत पद के विरुद्ध था। इस आंदोलन के परिणामस्वरूप 1922 में सिख गुरुद्वारा अधिनियम लागू हुआ। तो कौन सा सही है? पहला गलत है। अकाली आंदोलन एक क्षेत्रीय सांप्रदायिक आंदोलन था, गलत है। अकाली आंदोलन जिसे गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है, ये सिंह सभा आंदोलन की है, एक शाखा थी। और अकाली आंदोलन एक क्षेत्रीय आंदोलन था लेकिन सांप्रदायिक नहीं था। बाकी ये दोनों बातें सही हैं। ऑप्शन 2 सही है बी। यह भूमि राजस्व व्यवस्था और प्रमुख क्षेत्र कौन थे? अस्थाई बंदोबस्त उत्तर पश्चिम प्रांत था। रैयतवाड़ी बिहार और बंगाल था। महालवाड़ी मद्रास प्रेसिडेंसी। पूछ रहा है कौन सा सुमेलित है? अस्थाई बंदोबस्त जो था वो बंगाल बिहार उड़ीसा में था। बंगाल बिहार उड़ीसा में था अस्थाई बंदोबस्त। और कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया 1793 में ये। और इस व्यवस्था में बंगाल बिहार उड़ीसा में लागू हुआ था। रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करें तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ था। और कौन था इसका जो शुरू किया था, इसको बताइएगा मुझे। रैयतवाड़ी, ठीक है, मुझे कमेंट बताइएगा इसका। और महालवाड़ी व्यवस्था कहाँ शुरू हुई थी? ये उत्तर पश्चिम प्रांत के मध्य में शुरू हुई थी। तो कोई सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी। महालवाड़ी उत्तर पश्चिम में और अस्थाई बंदोबस्त बिहार बंगाल में, रैयतवाड़ी मद्रास प्रेसिडेंसी। और कथन है 1855 की मद्रास यातना आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1864 में एक वैज्ञानिक भूमि सर्वेक्षण और एक नया राजस्व मूल्यांकन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप वास्तविक कर बोझ में कमी आई। और इस रिपोर्ट ने मालवाड़ी व्यवस्थाओं के तहत राजस्व संग्रह प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और दुर्व्यवहार पर प्रकाश डाला। कौन सा कथन सही है? 1, 2 दोनों सही है, 2 1 की व्याख्या करता है। 1, 2 दोनों सही है, 2 1 की व्याख्या नहीं करता है। एक गलत है, दूसरा सही है, एक दूसरा गलत है, ये पहला सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए पहला तो सही है। 1855 में मद्रास यातना आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1864 में वैज्ञानिक भूमि सर्वेक्षण और एक नया राजस्व मूल्यांकन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक कर बोझ में कमी आई। इस रिपोर्ट में मालवाड़ी व्यवस्था के तहत राजस्व संग्रह प्रक्रिया में भ्रष्टाचार दुर्व्यवहार पर प्रकाश डाला। तो ये दूसरा जो है गलत है, क्योंकि इस व्यवस्था राजस्व संग्रह प्रक्रिया में अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले बड़े पैमाने भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और जबरदस्ती कर पर प्रकाश डाला था। ये सही नहीं है। और केवल ये तीसरी है, एक सही है, दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत की निर्यात अधिशेष अर्थव्यवस्था के महत्व का सर्वोत्तम वर्णन करता है? वैश्विक व्यापार में ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति पर इसका न्यूनतम प्रभाव पड़ा। ब्रिटेन के व्यापार घाटे को संतुलित करने के लिए महत्वपूर्ण था, विशेष रूप से जब अन्य बाजार अधिक संरक्षणवादी बन गए। इसने विश्व भर में ब्रिटिश उपनिवेशों अवसंरचना विकास को सीधे वित्त पोषित किया। इसने भारत में निर्मित वस्तुओं और ब्रिटेन की निर्भरता को काफी हद तक बढ़ा दिया। ये जो है बी सही है। यह ब्रिटेन के व्यापार घाटों को संतुलित करने में महत्वपूर्ण था, विशेष रूप से जब अन्य बाजार अधिक संरक्षणवादी बन गए। अलीगढ़ आंदोलन के संदर्भ में लिखे कथनों पर से कौन सा मुख्य फोकस क्षेत्र था? ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी, मुसलमानों को हिंदुओं से प्रतिस्पर्धा करने के लिए आधुनिक पश्चिमी शिक्षा प्रदान करना, मुसलमानों को राजनीति से दूर रखना। अलीगढ़ के बारे में तो ये था, तीनों ही बातें सही थी। अलीगढ़ आंदोलन में मुसलमानों को हिंदुओं से प्रतिस्पर्धा करने के लिए आधुनिक पश्चिमी शिक्षा प्रदान करना, मुसलमानों को राजनीति से दूर रखना। और वहाबी आंदोलन के संदर्भ में लिखे कथनों पर विचार कीजिए। यह एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। 1857 के विद्रोह के मद्देनजर यह अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र प्रतिरोध में बदल गया। इस आंदोलन का उद्देश्य भारत को दार उल हर्ब से दार उल इस्लाम में बदलना था। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, कोई नहीं। तो सभी तीनों कथन सही हैं इसमें। वहाबी आंदोलन एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। 1857 के विद्रोह के मद्देनजर अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र प्रतिरोध में बदल गया था।
थियोसॉफिकल सोसाइटी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, सही नहीं है। बाद में थियोसॉफिकल सोसाइटी की पहली शाखा मद्रास प्रेसिडेंसी में स्थापित की गई थी। सही है। इस सोसाइटी के सदस्यों को मानना कि व्यक्ति की आत्मा और ईश्वर के बीच एक विशेष संबंध स्थापित किया जा सकता है, ये भी सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की अपनी अध्यक्षीय अवधि के दौरान एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी। तो ये गलत है। बनारस में हिंदू सेंट्रल आधारशिला किसने रखी थी, बताइए। देखिए, जब ऑकलैंड की जब मृत्यु हुई थी 1907 में, तो मृत्यु का एनी बेसेंट ने 1847 से 1937 का अध्यक्ष चुने जाने के साथ ही वह आंदोलन कुछ हद तक लोकप्रिय हुआ गया। एनी बेसेंट 1893 में भारत आई थी और उन्होंने 1898 में ही बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की आधारशिला रखी थी। ठीक है, अध्यक्षीय अवधि के दौरान नहीं, उसके बाद रखी थी। उसके बाद नहीं क्या, थियोसॉफिकल सोसाइटी की अपनी अध्यक्षीय अवधि के दौरान एनी बेसेंट ने बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी थी। इसने पूछा क्या गया, कौन सा गलत है ना। ये अपने अध्यक्षीय टाइम में नहीं रखी थी, उसको पहले ही रखा था, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि 1907 में जो है 1907 में ऑकलैंड की मृत्यु के बाद ही वो अध्यक्ष बनी थी और 1898 में ही इन्होंने इसकी नींव रखी थी, इसलिए। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने यह सिद्धांत दिया कि कांग्रेस का जन्म भारत में एक लोकप्रिय विद्रोह को रोकने के लिए एक षड्यंत्र के माध्यम से हुआ था और ये भारतीय पूंजीपति नेता इसमें शामिल थे। लाल लाजपत राय, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, रजनी पारमे दत्त, विलियम बेडनबर्ग। तो ये थे रजनी पारमे दत्त। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा पारित स्थानीय शासन संबंधित प्रमुख संकल्पों के संदर्भ में विकल्पों पर विचार कीजिए। मेयो का संकल्प 1870, जिसने प्रांतीय सरकारों को स्थानीय कर लगाने का अधिकार प्रदान किया। क्या सही है, तो ये सही है। और रिपन का संकल्प था 1882 में, इसने ग्राम पंचायतों को छोटे अपराधों के संबंध में न्यायिक अधिकार क्षेत्र जैसी शक्तियां देने की सिफारिश की थी रिपन ने। क्या सही है, रिपन। तो ये गलत है, क्योंकि इसी बात पर बल दिया गया था कि ग्राम पंचायत छोटे मोटे अपराधों के न्यायिक अधिकार क्षेत्र की तरह अधिक सख्ती सौंपी जानी चाहिए पंचायतों का आर्य के, तो ये गलत है। ठीक है। और स्रोत उपलब्ध कराए जाने की बात की गई थी। और रॉयल कमीशन 1908 इसने गैर सरकारी सदस्यों को इन निकाय के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की सिफारिश की थी, तो ये भी गलत है, सुमेलित नहीं है। 1 मिनट, हाँ ये भी नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा, इसे गैर सरकारी सदस्य का बहुमत होना चाहिए, ऐसी बात की गई थी, तो एक ही सही है। नेक्स्ट है 86, भारत सरकार अधिनियम 1858 के संदर्भ में विस्तृत विचार कीजिए। इसने भारतीयों को गवर्नर जनरल की परिषद के गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामित करके उन्हें कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया। भारत के गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय को नियुक्त किया गया, जो सीधे ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थे। तो पहला देखते हैं, तो ये पहला जो है गलत है, क्योंकि 1858 में इसने भारतीय गवर्नर जनरल का परिषद गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामित करके उन्हें कानून बनाने की शक्ति में शामिल किया, तो गलत है। उन्होंने नामित करके भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किए जाने का प्रारंभ किया था, गलत है। और भारत के गवर्नर जनरल के स्थान पर जो है वायसराय को नियुक्त किया गया, जो सीधे ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था, तो भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय इसमें कर दिया गया था। और किंतु ये दैत्य नियंत्रण के बजाय केवल राज्य सचिव के प्रति उत्तरदायी था, ना कि सीधे ब्रिटिश संसद के प्रति, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 87, भारतीय
इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। सामान्यतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष उसी क्षेत्र का होता था जहां उसका अधिवेशन आयोजित हो रहा हो। 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि यदि हिंदू या मुस्लिम प्रतिनिधियों का बहुमत किसी प्रस्ताव का विरोध करता है तो वह पारित नहीं होगा। गठन के प्रारंभिक वर्षों से ही इसके एजेंडे में सामाजिक सुधार को बड़े पैमाने पर शामिल किया गया था। कौन कितने कथन सही है? 1, 2, तभी तीनों कोई नहीं। तो पहला गलत है। सामान्यतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष उसी क्षेत्र का होता था जहां उसका अधिवेशन होता था। और कोई अन्य क्षेत्र से भी हो सकता था। 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि यदि हिंदू या मुस्लिम प्रतिनिधियों का बहुमत किसी प्रस्ताव का विरोध करता है तो पारित नहीं होगा। तो ये दूसरा सही है। और तीसरा, गठन के प्रारंभिक वर्षों में ही इसके एजेंडे में सामाजिक सुधार को बड़े पैमाने पर शामिल किया गया था। तो ये भी गलत है। केवल एक सही है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है 88 ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन अध्यक्ष थे। उधम सिंह ने EIA द्वारा आयोजित एक बैठक में माइकल ओ डायर को गोली मारकर हत्या कर दी, जिसने लंदन इंडियन सोसाइटी का स्थान लिया और यह भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए इंग्लैंड में सार्वजनिक व्यक्तियों को प्रभावित करने का एक मंच था। तो ये पहला गलत है, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष नहीं थे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो है इसकी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में की थी और लॉर्ड लिविंगस्टन इंडिया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे, इसलिए गलत है। ये दोनों सही है, तो बी हो जाए। SN बनर्जी के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। पत्रकार के रूप में अपना कर्तव्य निभाते हुए जेल जाने वाले पहले भारतीय थे। क्या सही है? तो ये तो सही है। उनका मानना था कि भारत एक राष्ट्र के रूप में प्राचीन काल से ही अस्तित्व में है। तो ये गलत है, क्योंकि SN बनर्जी का मानना है भारत अतीत में एक राष्ट्र नहीं था, किंतु औपनिवेशिक नीतियों ने ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर दी जहां भारतीय एकत्रित हुए और स्वयं को राष्ट्र रूप में परिवर्तित किया। वे स्वदेशी आंदोलन के दौरान ब्रिटिश वस्तुओं और संस्थाओं के बहिष्कार के पक्ष में नहीं थे। तो ये गलत है, क्योंकि सूर्यनाथ बनर्जी मैनचेस्टर क्लब ऑफ लिवरपूल 60 के बहिष्कार का आग्रह करते हुए देश का दौरा किया था। वह 1919 के मॉन्टेग्यू जनस्पोर्ट सुधारों के पक्ष में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय मुक्ति का संगठन किया। तो ये चौथा जो है सही है। तो पहला और चौथा सही है, ऑप्शन ए। 90 है। निम्नलिखित में से किस कारक ने भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया? आयरलैंड की और इटली के राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन। इस सिद्धांत का विकास की भारतीय आर्य लोग यूरोपीय लोगों के समान ही पूर्वजों के वंशज हैं। औद्योगिकरण एक शहरीकरण का उदय है। 1, 3 सही है, 1, 2, 3 सही है, 2, 3 सही है, 1, 2 सही है। तो तीनों सही है, ऑप्शन बी। स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार करें। लाला लाजपत राय, MS गोलवलकर, CF एंड्रयूज। उपर्युक्त में से कितने व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित सुरक्षा वाल्व सिद्धांत से सहमत थे? तो तभी तीनों थे। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संदर्भ में विकथन विचार कीजिए। वायसराय की परिषद के गैर सरकारी भारतीय सदस्य वायसराय की पूर्व अनुमति के बिना कोई विधेयक प्रस्तुत नहीं कर सकते थे। मद्रास और बंबई को विधायी शक्ति वापस देने के अलावा इसने पंजाब और NWFP के लिए नई विधान परिषदों का प्रावधान किया। तो दोनों सही हैं, ऑप्शन सी। अधिनियम उद्देश्य है। लेक्स लोकी अधिनियम 1850 एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरित व्यक्ति को पैतृक संपत्ति उत्तराधिकार का अधिकार दिया गया। सीमा अधिनियम 1859 बागान मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बागानों के बाहर जाने से रोका गया। अंतर्देशीय प्रवास अधिनियम 1859 साहूकारों और रैयतों के बीच हस्ताक्षरित ऋण बॉन्ड की वैधता केवल 3 वर्ष तक होगी। तो पहला गलत है। लेक्स लोकी अधिनियम 1850 तक सुनिश्चित किया गया था किसी व्यक्ति द्वारा अन्य धर्मांतरण के कारण उनके उत्तराधिकार संबंधी अधिकार या अन्य कानून अधिकार समाप्त नहीं होंगे। तो ये गलत है। और दूसरा जो है, नहीं तो गलत कहाँ है, तो सही मिलित है। और दूसरा जो है सीमा अधिनियम 1859 जो है ये गलत है, क्योंकि इसमें जो है क्या कहा गया था, इसमें
इसमें जो है अंग्रेजों द्वारा ही पारित किया गया था और इसका उद्देश्य साहूकारों द्वारा रैयतों के शोषण के समय के साथ ब्याज में वृद्धि को रोकना था। मतलब ये वाला है। अंतर्देशीय उत्प्रवासन अधिनियम 1859 है। यह बागान मजदूरों के लिए था। बिना चाय बागान में बाहर जाने से रोका गया था। केवल एक ही सही है। राजनीतिक संगठन संस्थापक मद्रास नेटिव एसोसिएशन है एम.बी. राघवाचार्य का। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है बदरुद्दीन तैयब जी का। पूना सार्वजनिक सभा है महादेवी गोविंद रानडे का। मद्रास महाजन सभा है गुजलू लक्ष्मी नरसू चट्टी का। पहला सुमेलित नहीं है, मद्रास नेटिव एसोसिएशन है। ये गलत है। ये लक्ष्मी नरसू चट्टी ने की थी इसकी स्थापना। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बदरुद्दीन तैयब जी, ये सही सम्मिलित है। और ये पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रनाडे, ये भी सही है। और चौथा जो है मद्रास महाजन सभा की स्थापना वीर राघवाचार्य ने की थी, तो ये गलत है। मतलब ये वाला इनका है और ये लास्ट वाला, तो ये हो जाएगा। कितने सही है? 2 ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फिर 95 लोक सेवा पर एचिसन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी अनुशंसा के आधार पर वायसराय लॉर्ड लिटन ने सिविल सेवकों के लिए अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी। इसने भारत और इंग्लैंड में सिविल सेवाओं के लिए एक परीक्षा आयोजित करने की सिफारिश की। इसने वैधानिक सिविल सेवाओं में पदों को उच्च भारतीय परिवारों द्वारा नामांकन के माध्यम से भरने की सिफारिश की। कौन सा सही नहीं है? तो देखिए एचिसन आयोग के बारे में, तो 1878 में जो है सिविल 1878 सिविल सेवाओं की अधिकतम आयु 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दी गई थी, लेकिन कौन था? लिटन था उस टाइम। और लेकिन यह एक एचिसन आयोग की सिफारिश पर आधारित नहीं थी। एचिसन आयोग के बजाय आयु सीमा बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी गई थी, ना कि इतनी। और इसने भारत और इंग्लैंड में सिविल सेवाओं के लिए 107 परीक्षा आयोजित करने की सिफारिश की, तो गलत है क्योंकि 1861 में भारतीय सिविल सेवा अधिनियम के तहत अनुबंधित सिविल सेवकों के लिए कुछ पद पर आरक्षित किए गए, लेकिन परीक्षा इंग्लैंड में एक अंग्रेजी भाषा में आयोजित की गई थी। यह एचिसन आयोग द्वारा इस मुद्दे को सिफारिश प्रस्तुत नहीं की गई थी, तो ये गलत है। इसने वैधानिक सिविल सेवाओं के पदों को उच्च भारतीय परिवारों द्वारा नामांकन के माध्यम से भरने की सिफारिश की थी, तो भी गलत है क्योंकि इस लोक सेवा के संबंध में गठित एचिसन आयोग के बजाय वायसराय लॉर्ड लिटन ने वैधानिक सिविल सेवा की शुरुआत की, तो तीनों गलत है। और ये है 96 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम का समर्थन किया क्योंकि इसमें भारतीयों के अधिकारों को मान्यता दी गई थी, तो ये तो गलत है सीधा ही, क्योंकि इसमें भारतीय अधिनियम द्वारा विधायी कार्य प्रणाली में कुछ परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया गया था, ये गलत है। और दूसरा इसमें है 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने सरकारी सदस्यों को शामिल करते हुए विधान परिषद का विस्तार किया, उन्हें वार्षिक बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया, ये सही है। तो ये इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। 97 है ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान प्रांतीय प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है और ये जो है 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम ने भारत के सभी ब्रिटिश प्रांतों के प्रशासन में एकरूपता ला दी। लॉर्ड लिटन ने राजस्व के सभी स्रोतों को केंद्र और प्रांतों के मध्य विभाजित किया, तो ये गलत है। लिटन ने किया था, रिपन ने किया था। और 1861 में ये जो है अधिनियम के तहत मद्रास और बंबई प्रांतों को विधायी शक्ति वापस करने के अतिरिक्त पंजाब आदि जैसे प्रांतों को भी विधान परिषद का प्रावधान किया गया था। और ये है लॉर्ड रिपन के भारत में स्वशासन का जन्म माना जाता है, सही है, केवल एक सही है। 1890 के दशक में आरंभिक राष्ट्रवादियों ने मजदूर वर्ग के मुद्दों को नहीं उठाया। स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत में ही वर्गों से संबंधित प्रश्न उठाने से भारतीय जनता की एकता कमजोर हो सकती थी। एक दो दोनों सही, दो एक की व्याख्या करता है, एक दो दोनों सही, दो एक की व्याख्या नहीं करता है, एक सही है दूसरा गलत है, एक गलत है दूसरा सही है। दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। एंड एक क्वेश्चन 99 1852 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने रियासतों के प्रति अधिक उदार दृष्टिकोण अपनाया। कथन है दूसरा,
1857 के विद्रोह के दौरान रियासतों के ब्रिटिश अधिकारियों के सहयोगियों और समर्थकों के रूप में कार्य किया गया था। तो ये दोनों ही सही है, अब व्याख्या भी तो सही है, ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन है 100। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी राष्ट्रवादियों का योगदान था? उन्होंने जमींदारों के शोषण से किसानों की रक्षा करने के लिए स्थायी बंदोबस्त के विस्तार पर का विरोध किया। ठीक है, क्या सही है? तो ये नहीं सही है क्योंकि ये गलत है। ठीक है, और उन्होंने अफगानिस्तान के प्रति अंग्रेजों के आक्रामक विदेशी नीति की आलोचना किया था, तो दूसरा सही है। और उन्होंने भारत में इंग्लैंड के दैवीय मिशन को उजागर किया था, ये गलत है, भारत इसने कोई नहीं किया था। भारत में ब्रिटिश शासन की दैवीय प्रकृति के संदर्भ में उन्हें संभावित उम्मीद थी कि भारत को एक दिन साम्राज्य के मामलों में अधीनस्थ के रूप में नहीं बल्कि भागीदार के रूप में मान्यता दी जाएगी। उन्होंने मांग की गई सैन्य ब्रिटिश सरकार द्वारा समान रूप से साझा किया जाना चाहिए, तो ये सही है। तो 2-4 सही है, ऑप्शन बी। तो इस तरह से 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। पार्ट 1 पार्ट 2 में दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसको करिएगा और बताइएगा आपके स्कोर कितने बन रहे हैं। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, अब टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।